इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं सिंथेसिस के पार्ट से का ये एक पार्ट है, मतलब सिंथेसिस चैप्टर का ये एक पार्ट है जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में बता ही दे रहा हूँ कि जब हम एक सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, एक एक दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, क्लॉज होगा, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, उसका कलेक्शन होगा। कंपाउंड सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग डेफिनेशंस मैंने बताई हुई है, आप देख सकते हो। चाहे तो आप किसी और की वीडियोस देख सकते हो कंपाउंड सेंटेंस समझने के लिए, या आप मुझसे पूछो, बोलोगे कमेंट बॉक्स में, अगर ज़्यादा लोग बोलोगे तो कंपाउंड सेंटेंस का मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस ये मैंने सेंटेंस वाले चैप्टर में थोड़ा सा बताया है इसके बारे में। कोऑर्डिनेटिंग सब और रिलेटिव प्रोनाउंस, ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो तरीके से बन सकता है। एक जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब के थ्रू। अब ये क्या होता है, कंजंक्शन बताई है, दो या दो से अधिक वर्ड को जो जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग यानी कोऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शन जहाँ पे एक मतलब सेंटेंस का एक भाग या सेंटेंस का दूसरा भाग क्या हो, बराबर हो, या कह सकते हैं कि सेम सेम सेंस देते हो। कोई ऐसा ना हो कि एक कंपेयर करें तो एक कम हो एक ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब मैंने एक हिंदी में समझा दिया है, अदरवाइज आप सब ऑर्डिनेटिंग कम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं उसके डिफरेंसेस जरूर जाके देखिए कंजंक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ देके बता दिया है कि इसे ऐसे कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी चार प्रकार के होते हैं। पहला, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, वो कंजंक्शन जो मतलब किस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यह समान भाव प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में जोड़े जाते हैं। समान भाव मतलब एक जैसे, जैसे एंड, इसीलिए इसको को कहते हैं। को मतलब एक समान, जैसे को एजुकेशन आपने सुना होगा, यहाँ पे लड़का लड़कियों को समान रूप से पढ़ाया जाता है, उसे हम को एजुकेशन कहते हैं, ठीक। एंड, बोथ, बोथ एंड ऐसे बोलते हैं कई लोग। एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोलते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका यूज करते हैं, जैसे ही नॉट ओनली अर्न मनी ही बट ऑल्सो इन्वेस्ट मनी, यानी जैसे पैसा कमाता नहीं है, पैसा लगाता भी है। तो ये ऐसे हम ये वाला जो फ्रेज है, ये फ्रेज का यूज़ करते हैं जब कोई बात हमें एक साथ दो बात कहनी हो कि भाई ये भी तो करता, ये इसके साथ ये भी करता है, तो उसको उसके लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला फ्रेज यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल में नीचे आएगा, देखेंगे। दूसरा, पहला कम्युलेटिव समझ में आ गया, जो समान भाव प्रकट करते हैं। दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, हिंदी इसका साफ साफ है विरोध सूचक। वो वर्ड जो क्या करेगा, दो वर्ड को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। एक शब्द दूसरे के विरोध में होगा, उसको हम जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, वाइल, व्हेनेवर, हाउएवर। तो इसमें हम थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या कह सकते हैं विरोध प्रकट कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन, हाँ, केवल, लेकिन, फिर भी, ऐसे बोलते हैं ना, फिर भी, यानी एक विरोध प्रकट करना। तीसरा, अल्टरनेटिव, नाम से क्या क्लियर है, वियोजक, जहाँ पे हम अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन समझिए, ऑप्शन ये विकल्प देता है ना, विभिन्न विभिन्न विकल्प दिखाने वाले कथनों को जोड़ते हैं। कथन यानी ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जैसे कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को भी जोड़ता है, आपको पता ही होगा। सिर्फ वर्ड को नहीं जोड़ता, वो ग्रुप ऑफ वर्ड को भी जोड़ता है, ग्रुप ऑफ क्लॉज को भी जोड़ता है। इधर और बोलते हैं, या तो ये या तो वो। निदर नॉर, ये भी आपको पता है। अदरवाइज, है ना। अन्यथा बोलते हैं। एल्स यानी इसके अलावा बोलते हैं ना, इसके अलावा कोई और काम है, समथिंग एल्स बोलते हैं ना ऐसे लोग, तो वो। चौथा, इलेक्टिव कंजंक्शन क्या होता है, परिणाम सूचक, जिसका मतलब जो हम कंजंक्शन तब यूज़ करते हैं जब नेक्स्ट सेंटेंस उसका रिजल्ट हो। एक कोई पर्टिकुलर कोई सेंटेंस हो, फिर हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे, फिर उसका रिजल्ट हो, इस सेंटेंस का रिजल्ट इसमें आए, इस वर्ड के थ्रू, उसको बोलते हैं इलेक्टिव कंजंक्शन। जैसे बोलते हैं देयर फोर, सो, जैसे
इफ़ यू वर्क हार्ड, सॉरी, इफ़ यू डू दिस सो वी विल गो टू मार्केट, अगर तुम ये करोगे तो हम मार्केट जाएंगे। हैंस तब, ठीक है, तुमने सही जब सब कुछ सही सही कर लिया तब हम ये करेंगे। देन, ठीक है, जैसे बारिश हो जाएगी तब हम जाएंगे, यानी परिणाम है, ये परिणाम की तरह काम आ रहा है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 है। एक ये सारे कंजंक्शन का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं। आपने बनाया होगा, कभी ना कभी बनाया होगा, बस उसको रिकॉल करिए, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के तरीका। पहला दो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाने, मतलब फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। कंजंक्शन, सॉरी, थोड़ा डाउट में हो सकता है आपको हो गया हो। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। तो जो हम पहला तरीका है, यानी ये वाला, ये हम देखने जा रहे हैं। इसमें 4 तरीके हैं, ये चारों तरीके देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये पहला तरीका देखने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने का के तरीकों में पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। जैसे देखिए, पहला, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, यानी जो समान रूप भाव देते हो ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग करके। जैसे एग्जांपल के लिए, द गार्ड विशल, यानी उसने सीटी बजाई, द ट्रेन स्टार्टेड, और ट्रेन चालू हो गई, तो क्या बोलोगे, द गार्ड विशल्ड एंड द ट्रेन स्टार्टेड, और ट्रेन चल दी। यहाँ पे हमने दो वर्ब का यूज़ किया है, देख लीजिए, यहाँ पे कोई हैविंग का यूज़ नहीं हुआ है, आईएनजी का यूज़ नहीं हुआ है। तो आप इससे समझ जाओ कि, ऐसे समझ जाओ कि एक कंपाउंड सेंटेंस है जहाँ पार्टिसिपल इनफिनाइट का यूज़ ना किया गया हो, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, द विंड ब्ल्यू द रेन फेल, ठीक है, हवा चली और बारिश गिरी, अर्थात द विंड ब्ल्यू एंड द रेन फेल, और बारिश गिरी, ठीक है। नॉर्मली द रेन फेल, ये मतलब पुराने ज़माने में लोग कहते थे, आजकल तो लोग इट का यूज़ करते हैं, इट रेन्स बोलते हैं, सिंपल, द विंड ब्ल्यू इट रेन्स, ठीक है। पहले लोग द रेन फेल कहते थे, अब लोग रेन फेल नहीं कहते हैं। ही इज़ फूल, ही इज़ अ नेव, ठीक है, तो इसको बोलने का तरीका क्या है, वह ही इज़ फूल ही एंड अ नेव, या ही इज़ बोथ अ फूल एंड अ नेव, बट बोलने का तरीका है। सब में देखो, सब में जो है, जो भाव है, जो सेंटेंस है, कोई कम ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपेयर किया जा रहा है, ये नॉर्मल कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये है, ये भी है, ये है, ये भी है, एज वेल एज, मतलब ये भी है। जो मैंने आपका एग्जांपल दिया था आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, ये ही इज़ नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नेव, वो केवल मूर्ख नहीं है, वो साथ में नेव भी है, ठीक है, यानी एक तरीके से कायर है, बोल सकते हो, ठीक। और इसका एक और एग्जांपल कैसे बोल सकते हो, ही इज़ नॉट ओनली अ बिजनेसमैन बट ऑल्सो अ हस्बैंड, ठीक है, वो केवल बिजनेसमैन नहीं है, वो पति भी है, ऐसे भी लोग कह सकते हैं, या वो फादर भी है, पिता भी है, ऐसे भी लोग कह सकते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति को दो काम दिखाना चाहें, तो हम इन दोनों का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। ब्रैकेट में यही लिखा है, उपयुक्त वाक्यों में ऐसे जो लिखा है, ही इज़ फूल, ही इज़ नेव, को 4 प्रकार जोड़कर बताया गया है। मैं चारों मैंने बता दिया आपको पहले ही, ठीक। चौथा एग्जाम्पल, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ ड्रामेस्टिस्ट, ठीक है, ड्रामेस्टिस्ट मतलब जो कहानी लिखता हो तरीके से, या बोल सकते हो जो ड्रम बजाता हो, दोनों कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है वो, ये पोएट भी है, ड्रामेस्टिस्ट, यानी कि जो ये कवि भी है और कहानीकार भी है, इसको ऐसे भी कह सकते हो। सेम सेम जैसा ऊपर हमने पढ़ा, सेम वैसा ही इसमें चारों यूज़ हुआ है। आप अपने से पर्सनल एग्जांपल यूज़ करके भी बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक। शी कैन सिंग, कैन डांस, शी कैन एक्ट, यानी वो गा सकती है, नाच सकती है, और एक्ट यानी कोई भी नाटक कर सकती है। शी कैन सिंग, डांस एंड एक्ट, अगर 3 क्रियाएं आ गई तो हम एक क्रिया को कॉमा लगा के और एक को हम एंड लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। छठवां भी वैसा ही है, छठवां मैं नहीं बता रहा हूँ। अब चलते हैं सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 2 तरीके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये एडवर्ब या उसका यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, एडवर्ब का यूज़ करके नॉर्मली बनाते हैं, ठीक। एडवर्ब या प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है।
अब रिलेटिव ही था ना, ठीक है। हाँ मैंने कहा, मुझे लगा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको पता ही है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि वो जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो पिछले वाले का क्या हो, उल्टा हो या उसका विरोध कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। नॉर्मली जो पुअर होता है वो गरीब होता है, वो दुखी होता है। पर यहाँ पे है कि वो गरीब है, वह खुश है, तो हो जाएगा ही इज़ पुअर बट हैप्पी। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक, डिपेंड करता है कि आप हर एक वर्ड का यूज़ कैसे करते हो, और तरीका आपको पता होना चाहिए यूज़ करने का, तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो, एक एक वर्ड का यूज़ करने का तरीका समझो, बस क्लियर। ही वर्कड हार्ड, ही फेल। नॉर्मली जो कठिन परिश्रम करता है वो सक्सेसफुल होता है, यहाँ उल्टा हुआ है, तो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। या ही वर्कड हार्ड येट ही गॉट फेल्ड, ऐसे ही बोल सकते हो। ही या ही फेल्ड, ऐसे ही बोल सकते हो। बाकी सब एग्जाम्पल वैसे ही हैं, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, आप इसको समझिए। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है वो सिंथेसिस के लास्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ, इस जो पर्टिकुलर चैप्टर का है, ठीक है। मैं एक एक पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सब एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, सब दिख रहा है। नेवरदलेस यानी ही हैड, अगर मैं नेवरदलेस अगर आप देखो, ही हैड टू फेस डेंजर, ही प्रिजर्व्ड, ठीक है। ही हैड टू फेस डेंजर नेवरदलेस ही प्रिजर्व्ड, ठीक है। जैसा कभी नहीं होता था, यानी उसने खतरा मोड़ किया, जैसा कभी नहीं होता था वो प्रिजर्व्ड यानी वो बच गया, या उसने वो एक तरीके से उसने सावधानी रखी और वो बच गया। प्रिजर्व मतलब नॉर्मली सेफ हो जाना, बच जाना, ठीक। अब चलते हैं अल्टरनेटिव। पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके जो कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे, तो पहला हमने पढ़ लिया नॉर्मल सा एंड का यूज़ करके, और का यूज़ करके, या एज वेल एज का यूज़ करके। दूसरा हमने पढ़ा, जहाँ हमने पढ़ा बट येट, है ना। और क्या पढ़ा था, बट येट ओनली और नेवरदलेस, ये सब हमने पढ़ा था। इसका यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये वो कंजंक्शन होते हैं जो दूसरा ऑप्शन देते हैं, ठीक है, या कोई और ऑप्शन देते हैं। जैसे वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तेज दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ हम और भी लगा सकते हैं और अदरवाइज भी लगा सकते हैं, ठीक। तो शायद मैंने नॉर्मल जो मैंने अभी बताया था कोलेटिव कंजंक्शन, ये वाला पहला वाला क्योंकि बता रहा हूँ मैं, पहला वाला, तो शायद मैंने यहाँ पे और का एग्जांपल दे दिया था क्या कम्युलेटिव कंजंक्शन में। अगर दिया हो तो मैं अपने वर्ड्स में आप वापस ले रहा हूँ, क्योंकि वो और का यूज़ तो यहाँ होता है जहाँ पे ऑप्शन देने की बात होती है, ठीक है। तो और का यूज़ यहाँ होता है, और कंजंक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। अदरवाइज भी एक ऑप्शन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको भी हम इसी में रखेंगे, ठीक। अभी मैं यहाँ पे सब एग्जांपल में एक एक नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बता दे रहा हूँ, दो बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो और एग्जांपल है वो आप समझिए, जानिए। कोई डाउट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके समझिए। डू नॉट वॉक स्लो, वी शैल बी लेट, है ना। धीमे मत चलो, हम लेट हो जाएंगे। तो डू नॉट वॉक स्लो और वी शैल बी लेट, ठीक है। या अदरवाइज वी विल बी लेट। डू नॉट वॉक स्लो, धीमे मत चलो, अदरवाइज वी विल बी लेट, अन्यथा हम लोग लेट हो जाएंगे, ऐसे ही, ठीक। और की जगह अदरवाइज भी लगा सकते हो, ठीक। द रेंट इज़ हाई, द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। द रेंट इज़ हाई, रेंट इसका हाई है घर का, अदरवाइज लेकिन, या कह सकते हो लेकिन द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन जो घर है वो काफ़ी अच्छा है, सॉरी लेकिन नहीं कह सकते, अन्यथा, अन्यथा जो घर है वो काफ़ी अच्छा है। अन्यथा एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा अदरवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब बाकी सब, हाँ बाकी सब के लिए कह सकते हो। रेंट अच्छा है लेकिन बाकी घर जो है काफ़ी अच्छा है, बोलते हैं ना, ये दिक्कत है लेकिन बाकी सब अच्छा है, तो ये अदरवाइज उसमें यूज़ होता है। मुझे एग्जैक्ट हिंदी इसकी याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मुझे अभी हिंदी इसकी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। मुझे समझ में आ रहा है, आप सबको इसकी मीनिंग जरूर समझ में आ गई होगी, अदरवाइज मतलब क्या होता है,
ठीक, नॉर्मली हिंदी हो सकता है, मुझे अभी दिमाग में हिंदी नहीं आ रही है पर्टिकुलर वर्ड की। ठीक, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट। तो सिंपल है, अगर आपको दो काम कहा जाए कि मत करो, दो काम या दो दो ऑप्शन है, दोनों काम आपको कहा जाए ना करो, तो सिंपल बोलो इधर डू दिस नॉर डू दैट। ठीक है, यानी ना तो ये करो ना ही वो करो। ठीक, इससे उल्टा हो सकता है इधर और वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। सब एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, कहीं डाउट पड़ता नहीं हो तो जरूर पूछेगा प्लीज़। लास्ट वाला, लास्ट मतलब कोऑर्डिनेटिंग, लास्ट कोऑर्डिनेटिंग बनने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जहाँ पे हम परिणाम दे रहे हो, देयरफॉर। ठीक है, इसके बाद हेंस तब, या देन तब। ठीक है, ही ऐसे, ही टुक ब्राइब ही वॉज डिसमिस्ड। ही टुक ब्राइब, उसने घूस लिया, देयरफॉर इसलिए उसे निकाल दिया गया। ठीक है, बिकॉज जो है, बिकॉज तो आपको चला गया उसमें क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन में, देयरफॉर इसमें आ गया आपको। बिकॉज को भी इसमें कंजंक्शन में कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, कहीं डाउट पड़ता नहीं जरूर पूछिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बुक से रीडिंग करके बता रहा हूँ तो हो सकता है मैं भी कुछ चीज़ें मेरी छूट जा रही हूँ, मैं उतना एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ डाउट लग रही हो कि ये आपने बस रीडिंग करके छोड़ दिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जब भी लाइव क्लासेस आऊँगा या अलग से वीडियो बनाऊँगा तो मैं इस पॉइंट को ज़रूर रखूँगा कि ये पॉइंट मैंने सिर्फ रीडिंग करके छोड़ दिया था और काफ़ी लोग को समझ में वो नहीं आया था। ठीक, अब चलते हैं आगे। उपयुक्त वाक्यों, दोनों वाक्यों का अर्थ देखें। यहाँ तो हमने पहले देख लिया है। ठीक है, अब देखिए, आई कैन नॉट सी इट इज़ डार्क। ठीक है, आई कैन नॉट सी फॉर इट इज़ डार्क, है ना। तो ये मैं देख नहीं सकता इसलिए अंधेरा है, या क्योंकि अंधेरा है कह सकते हो। हिज मदर इज इल शी विल नॉट कम। हिज मदर इज इल देयरफॉर, इसलिए, या सो भी बोल सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं, सो भी, सो शी विल नॉट कम। ठीक है, वैसे अगर यहाँ हिज यूज़ हुआ है तो यहाँ शी यूज़ नहीं होना चाहिए था, यानी सेंटेंस गड़बड़ है, यहाँ हर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिज उसकी लड़की के लिए यूज़ होगा या शी लड़की के लिए। तो जब हम दो सेंटेंस को मिला रहे हैं तो हम ध्यान दे देंगे कि हम हिज को हर कर लेंगे, हर मदर इज इल देयरफॉर शी विल नॉट कम, ऐसे। ठीक, बाकी एग्जाम्पल आपको पता ही है। अब हम देखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। इससे पहले इस वीडियो में हमने क्या देखा, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 4 तरीके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब के थ्रू कैसे बनते हैं। ना आपको रिलेटिव प्रोनाउंस पता ही है, रिलेटिव एडवर्ब भी पता है, नहीं पता है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा जो वीडियो है उसको जरूर जाके देखिए, कोई डाउट लगे तो पूछिए जरूर। आई मेट अ मैन ही गेव मी ए बुक, तो क्या बनेगा, आई मेट अ मैन हु गेव मी बुक। आप जो ब्रैकेट में दिख रहे हो चाहो तो उसको आप छोड़ दो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रखा गया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली वो किस लिए आया है। जो हु आया है वो किस लिए आया है, हु आया है ही के लिए। तो सिंपल है, जब कोई क्या कह सकते हैं, नाउन के बदले कोई वर्ड यूज़ होता है, जैसे यहाँ ही की जगह हु यूज़ हो गया। ठीक है, ही तो क्या प्रोनाउन है, तो या यहाँ कोई नाम भी हो सकता था ही की जगह, तो किसी नाम या प्रोनाउन की जगह हम जो हु यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, अगर वो किसी क्रिया के लिए यूज़ हो रहा है तो हम रिलेटिव एडवर्ब किसी पर्टिकुलर नाउन या के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज़ हो सकता है, तो रिलेटिव हम प्रोनाउन में रख देते हैं उसको। ठीक, तो आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला, हु गेव मी बुक, जिसने मुझे किताब दी। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं ध्यान से, तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, यदि हु का अर्थ ही, विच का अर्थ इट। ठीक है, यहाँ मतलब एग्जाम्पल दिया गया है, यदि यहाँ पे हु का मतलब अगर ही हो, ठीक है,
और विच का मतलब इट, हु का मतलब ही, और फॉर दे वेयर का मतलब वो वहाँ पर, देयर। तो ऐसे को हम जो ऐसे ये सब जो हैं, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब होते हैं जो क्या होते हैं, किसी एक क्लॉज, जैसे ये क्लॉज बन गया ना, वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया जिसकी कुछ मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है एक कंप्लीट मीनिंग के साथ। चेक कर सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जो एक अधूरे क्लॉज को या एक अधूरे सेंटेंस को एक पूरे सेंटेंस को मिलाकर बनता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कुछ और नियम जो है वो यही हैं। क्या? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के पूर्व उन वाक्यों का भाव या अर्थ समझकर यह निश्चित करना चाहिए कि क्या क्या इन वाक्यों में किस प्रकार का संबंध है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब विरोधात्मक, विकल्पात्मक या परिणाम सूचक। यानी जो दो सेंटेंस आप देख रहे हो पहले उसमें चेक करो, क्या वो एक मतलब एक के बाद एक दूसरी बात कही जा रही है, या एक का दूसरे में विरोध किया जा रहा है, या एक का दूसरे में विकल्प की बात हो रही है यानी ऑप्शन की बात हो रही है, या एक का रिजल्ट दूसरे पे लाया जा रहा है। ये ऐसे आप पता कर पाओगे किस कंजंक्शन का यूज करना है। दूसरा, अर्थ जान लेने के बाद उसकी मांग के आधार पर कंजंक्शन में से उचित कंजंक्शन, यानी जो हमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसमें जो 4 अलग अलग है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। कम्युनिकेशन सॉरी कंटिन्यूएशन सेंस की स्थिति में नियमानुसार, यानी कोई चीज़ जो कंटिन्यू हो रही है, आगे बढ़ रही है, जैसे आपने एडवर्ब में देखा, वहाँ पे हु, विच, वेयर का प्रयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ सबका एग्जाम्पल मिला के किया गया है। देखिए, the cat is meek, the cat is silent, the cat is shy, the cat is cruel, the mouse run away at the sight of the cat, the mouse enter its hole। सिंपल सी बात है, बिल्ली जो है वो, बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया, बिल्ली के कुछ गुण हैं वो बताया गया है, तो ऐसे बोलेंगे द कैट इज मीक एंड साइलेंट बट, ये एंड यूज हुआ है धनात्मक है, बट यूज हुआ है ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, एंड क्रूअल मतलब ये जो बट लिखे वो मीक है, द कैट इज मीक एंड साइलेंट, वो मीक एंड साइलेंट है, बट लेकिन शाई एंड क्रूअल भी है वो, एंड और हैंस इसलिए, या इसके मतलब इसके बाद जो ये सब चीज़ें हैं ये बिल्ली की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद हैंस द माउस रन अवे एट द साइट, इसीलिए माउस इसलिए चूहा भाग गया, तो हैंस क्या है, ये परिणाम है, ठीक है। एट द साइट ऑफ इट एंड एंटर इट्स होल, तो यहाँ जो एंड है वो धनात्मक है, ये वाला एंड धनात्मक है, बट ऋणात्मक है, सॉरी धनात्मक है, बट ऋणात्मक यानी विरोध दिखा रहा है, एंड फिर से धनात्मक दिखा रहा है, यानी कहाँ गया धनात्मक यहाँ पे है, और हैंस जो है ये परिणामवाचक है या परिणाम सूचक कह सकते हो। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में विकल्प वाला ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज तीनों ऑप्शन यहाँ पे कंजंक्शन के मिल जाएंगे। मेन मैक्सिमम कंपाउंड जो सेंटेंस है वो उससे ही बनता है, कंजंक्शन से। बहुत कुछ यानी कि 30-40% जो है जो इससे बनते हैं, अदरवाइज 60-70% उसी से कंजंक्शन से ही बनते हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पे आप देख लो, ये आपको करना है, नहीं आ रहा तो ज़रूर पूछिएगा। अगला जो वीडियो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुझे बताना है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, मे भी हो सकता है ये लास्ट वीडियो अगर ये टॉपिक लंबा ना रहा हो तो। एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, द सन रोज इट फिल स्काई एंड लाइट, तो ये देखो कंटिन्यू हो रही है, बात कंटिन्यू हो रही है, बात एक समान बात कही जा रही है कि ये हुआ फिर ये हुआ, तो द सन रोज एंड फिल द स्काई विथ लाइट, सूरज उगा और उसने भर दिया आसमान को प्रकाश से, ठीक। ऐसे ही आपको बाकी सब भी बनाना है। कहीं कोई डाउट परेशानी हो जरूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो और भी वीडियोस देखिए ग्रामर की, अगर वो भी अच्छी लगे, आपको लगे कि ये अच्छा नॉलेज मतलब आ पा रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है ना। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।